हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो विज़न आईएस के अगस्त महीने से है, जो आईआर रिलेटेड है। ये टॉपिक है आपका तालिबान कंट्रोल ओवर अफ़गानिस्तान। अभी रिसेंटली आपने बहुत सारा न्यूज़ सुना होगा कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल हो गया है। तो इसी पे ये आर्टिकल है कि जो तालिबान का कंट्रोल हो चुका है अफ़गानिस्तान पे, एक तो उसका बैकग्राउंड पहले, ठीक है, वो समझेंगे हम इस आर्टिकल के अनुसार। फिर दूसरा कि तालिबान के बारे में जानेंगे, और साथ में जो यूएस अफ़गान पॉलिसी है, मतलब यूएस अफ़गान पीस डील है, उसका क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो की डेवलपमेंट्स हुए हैं तालिबान के टेक ओवर का, वो हम समझेंगे। और फिर उसके बाद साथ में होगा कि जो प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स आए हैं बिकॉज ऑफ अफ़गानिस्तान टेक ओवर बाय तालिबान, स्पेशली फॉर इंडिया, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो हम समझेंगे। और फिर साथ में जिस तरह से इंडिया ने इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान में, उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। साथ में हमें स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा कि पॉलिसी ऑप्शंस क्या क्या हैं इंडिया के लिए, जो कि इंडिया ले सकता है। ये जो इमर्जिंग सिनेरियो है कि अब अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। और फिर लास्टली वे फॉरवर्ड, यानी कि कंक्लूज़न, ठीक है। तो ये आपका दोनों मेंस और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दोनों से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए क्या हुआ है कि जैसा आपने सुना होगा न्यूज़ में कि तालिबान का कंट्रोल हो चुका है अफ़गानिस्तान पे। यूएस ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि जो अफ़गानिस्तान है वो जो डेमोक्रेटिक फ्रंट वहाँ पे है उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली अनएक्सपेक्टेडली तालिबान ने बहुत जल्दी अफ़गानिस्तान पे अपना कंट्रोल बना लिया। तो ये जो अफ़गानिस्तान का जो पूरा एरिया है, इसमें पहले मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि एक तो एक रीजनल कन्फ्लिक्ट्स है कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं अफ़गानिस्तान में, और जो कि ट्राई करते हैं कि अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करना। दूसरा कि सिया सुन्नी का भी इशू है कि जो सिया है उस पर यहाँ पे माइनॉरिटी में है, और जो सुन्नी है वो मेजॉरिटी है। उसी तरह तीसरा फैक्टर है यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अगर देखो तो कि जो बाहरी पावर है, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, या ईरान हो, या आपका यूएस हो, सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सके। इसलिए इसे कहते हैं ग्रेट पावर गेम। अफ़गानिस्तान एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे पावर, अगर पहले के टाइम पे देखें तो इट वाज अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान पे ब्रिटिश भी कंट्रोल करना चाहती थी, दूसरा रसिया भी कंट्रोल करना चाहती है। ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अगर देखो, और अभी का जो पीरियड है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे आउटसाइड पावर अफ़गानिस्तान पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं। तो जो बैकग्राउंड है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान ने साइन किया था एग्रीमेंट इन दोहा टू एंड द वॉर इन अफ़गानिस्तान। जैसे मैंने कहा कि बाहरी पावर जैसे कि यूएस हो गया, रसिया हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन अफ़गानिस्तान। तो यूएस और तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट साइन किया था, पहला पॉइंट। दूसरा कि जब जो बिडेन आए उन्होंने एक सेट किया टाइमलाइन कि हाँ हम विड्रॉ कर लेंगे, और उसी के अनुसार उन्होंने विड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि तालिबान और उसके जो भी मिलिटेंट एलिमेंट थे वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव टारगेट किया उन्होंने, और सिमल्टेनियसली जैसे ही अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया यूएस ने, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। फिर जो तालिबान मिलिटेंट जो थे वो काबुल को एंटर्ड काबुल ऑन अगस्त 15 एंड साउथ अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको जैसे पता होगा वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। जैसे ही तालिबान आया उसने उस गवर्नमेंट को गिरा दिया, उस पर कंट्रोल कर लिया। ये तो हमने समझा बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि जो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल है ऑफ यूएस अफगान पीस डील वो क्या है। पहला तो कि प्रिवेंट करना द यूज़ ऑफ अफगान सॉइल बाय एनी इंटरनेशनल टेररिस्ट, पहला पॉइंट था। दूसरा कि जो इंडो अफगान डायलॉग एंड नेगोशिएशन बिटवीन तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट, मतलब बातचीत होगी जो कि नहीं हुई, जैसा हम लोग को पता है। तीसरा पॉइंट है कि अ परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर, मतलब कि किसी तरह का आर्म या वायलेंट कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे तालिबान। चौथा कि अ टाइमलाइन फॉर विड्रॉल ऑफ ऑल यूएस एंड कोalition फोर्सेस। तो इस तरह से हमने समझा कि 4 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे यूएस अफगान जो इन्होंने डील किया था, ठीक है। तो वो हमने समझा। अब अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये समझना होगा तालिबान के बारे में। ये जो तालिबान है वर्ड, ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट। और अगर पास्तो लैंग्वेज जो कि अफ़गानिस्तान का एक मेन लैंग्वेज है उसके अनुसार स्टूडेंट होता है इसका मतलब। और ये आया आपका 1994 में इन अराउंड द साउदर्न अफगान सिटी ऑफ खंडार। तो तालिबान का इमरजेंस अब खंडार से
रिलेट कर सकते हो इन द ईयर 1994। ये एक फैक्शन था जो कि सिविल वॉर में फाइट कर रहा था फॉर कंट्रोल ऑफ द कंट्री फॉलोइंग विड्रॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। तो आप देख रहे हो कि ये कोल्ड वॉर टाइम से आप रिलेट कर सकते हो कि जब सोवियत यूनियन एक तरफ था दूसरी तरफ यूएस था, उस समय ये इमर्ज होके आया एज अ फैक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है कि बाय 1998 इट हैड टेकन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री एंड वर रिमूव फ्रॉम पावर बाय यूएस लेड फोर्स इन 2001। तो 1998 तक ये टोटल कंट्रोल में था अफगानिस्तान के। उसके बाद आपको पता है जैसे 9/11 हुआ, उसके बाद यूएस फोर्सेस आई अफगानिस्तान पे और टोटल कंट्रोल कर लिया। और इस रूल के अनुसार जो मतलब कि जो जब तालिबान कंट्रोल कर रहे थे वो इस्लामिक रूल को फॉलो करता है। मतलब जो सिया रूल है, सरिया का जो रूल है, हार्ड लाइनर वर्जन ऑफ सरिया और इस्लामिक लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्ड लाइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसमें यहाँ तक है कि कोई भी पनिशमेंट हो उसके लिए बहुत ब्रूटल पनिशमेंट है। दूसरा है कि वुमेंस राइट टू एडुकेशन पे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसा आपको अभी भी सुनने को मिल रहा होगा कि वहाँ पे वुमेंस बहुत परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो एडुकेशन राइट है, ह्यूमन राइट है, राइट टू वर्क है, सब इससे बैन होगा, प्रभावित होगा। जो ये सरिया लॉ है उसके अनुसार जो म्यूज़िक और सिनेमा तक को भी बैन किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे तालिबान के मेन पॉइंट्स हैं कि तालिबान क्या है, कैसे आया, और जो सरिया लॉ है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइमलाइन है। 2000 में आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये कंट्रोल था बाय द नॉर्दर्न अलायंस और ये था तालिबान का कंट्रोल वाला एरिया। फिर 2012 में चीज़ें चेंज हुई, फिर 2021 में आपको दिख रहा होगा कि टोटल तालिबान कंट्रोल है। तो ये टाइमलाइन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तालिबान ने कंट्रोल किया। अब बात है कि की डेवलपमेंट आफ्टर तालिबान टेक ओवर क्या क्या हुआ। पहला तो एक हुआ, इंडिया ने कंडक्ट किया ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए जो इंडिया है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क कर रहा है इन अफ़गानिस्तान, चाहे वो आपका डैम्स हो या पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, सब जगह। तो जो ये देवी शक्ति है उसके अनुसार इंडिया ने कंडक्ट किया टू इवैक्यूएट मोर देन 800 पीपल इंक्लूडिंग इट्स सिटीजन्स एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इंडिया में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इंडिया डेवलपमेंटल वर्क कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग भी इन्वॉल्व थे, बहुत सिख कम्युनिटी के लोग भी इन्वॉल्व थे। तो इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाया ताकि वहाँ से जो उनके सिटीजन हैं उनको निकाल सके, साथ में कुछ जो साथी देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, इसके भी अगर कोई वहाँ पर हो लोग तो उनको भी हेल्प करके निकाला जाए। दूसरा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने मीटिंग की विद तालिबान इन दोहा, जो कि जिसका फोकस था ऑन सेफ्टी, पहला चीज़, दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान। तो इस तरह से मतलब कि इंडिया टोटली इन्वॉल्व है कि पीसफुल एक तो हो चीज़ें सिचुएशन, दूसरा कि जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। फिर तीसरा पॉइंट है कि यूएनएससी में भी जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया उसके अनुसार जो भी अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान जिसमें तालिबान इन्वॉल्व है या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉन्डेम किया। फिर चौथा कि यूएस ने फ्रोज किया नियरली 9.5 बिलियन इन एसेट्स। मतलब कि अभी तक था कि अफगानिस्तान को बहुत सारा डेवलपमेंटल एड दिया जा रहा था, उन्हें डोनेशन मिल रही थी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और देश जैसे यूएस से हो गया, लेकिन उसको फ्रोज किया गया ताकि तालिबान उसको मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो अब बात है कि एक तरफ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि डिड यू नो क्या है। यहाँ पर डिड यू नो कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वह पहला एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पे रेस्क्यू किया गया है लोगों को फ्रॉम कन्फ्लिक्ट जोन। मतलब कि इंडियन जो डायस्पोरा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है, तो कहीं भी कुछ होता है तो इंडियन डायस्पोरा इन्फ्लुएंस्ड होती है, उससे उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है, जैसे कि ऑपरेशन सुकून 2006 जिसमें कि इवैक्यूएट किया था इंडियन, श्रीलंकन एंड नेपाली सिटीजन फ्रॉम वार हिट लेबनन। तो लेबनन से यहाँ से ये जो ऑपरेशन सुकून है आपको याद रखना होगा कहाँ से है, किस कंट्री से इन्वॉल्व था, रिलेट करता है तो लेबनन से। ठीक है, फिर ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 जो था वो था आपका टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्लीइंग फ्रॉम सिविल वार इन लिबिया। तो ये हो गया लेबनन सुकून और सेफ होम कमिंग हो गया लिबिया, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर तीसरा ऑपरेशन राहत जो कि था टू इवैक्यूएट इंडियंस एज वेल एज फॉरेन सिटीजन फ्रॉम कन्फ्लिक्ट हिट यमन। तो यमन से जो रिलेट करेगा वो आपका होगा राहत। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। अब देखते हैं कि इंडिया क्या क्या काम कर रहा है अफगानिस्तान में। जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग इंडिया बहुत पैसा भी, लोग भी इन्वॉल्व थे फॉर इन्वेस्टमेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। तो पहला तो कि असिस्टेंस इन कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडिंग, रिस्टोरिंग बिल्डिंग। दूसरा ट्रांसफर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एम्बुलेंस, बसेस। तीसरा कि पीपल टू पीपल। ये 3 लेवल का पे आप डिस्कस कर सकते हो जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इन अफगानिस्तान। तो जैसे कि पहला कि अफ़गानिस्तान जो पार्लियामेंट है काबुल का वो इंडिया बना रहा था, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो सलमा डैम है, इसको आप याद रखिएगा, सलमा डैम अफ़गानिस्तान में बना रहा था इंडिया। फिर जारांज डेलाराम रोड, ये भी इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था, जारांज डेलाराम रोड, ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह फुले कुमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन, फुले कुमारी जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये तीसरा। फिर ये आपका 4 पॉइंट हो गया। फिर पांचवा है कि जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू फिनांस मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स इन एरिया सच एज एजुकेशन। मतलब कि ये जो हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंडिया हेल्प कर रहा है इन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन सब एरियाज़ में। अब दूसरे लेवल पे जो इंडिया हेल्प कर रहा है वो है ट्रांसफर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, जैसे एम्बुलेंस हो गया, बसेस, बिस्किट, मेडिसिन, मिलिट्री व्हीकल और हेलीकॉप्टर। तो MI-35 चॉपर, एयरफोर्स, एयरबस एयरक्राफ्ट, मटेरियल फॉर सब्सटेंशियल एंड ट्रांसमिशन लाइन, मिलिट्री व्हीकल, एम्बुलेंसेज, इन सब में इंडिया हेल्प कर रहा है। तीसरे लेवल पे पीपल टू पीपल, ये एक तरह से सॉफ्ट पावर कह सकते हो आप इंडिया का, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं इंडिया। मतलब कि बहुत सारे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हो गए, लोग हो गए, वो इंडिया में या तो ट्रेनिंग पा रहे हैं या तो उनकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। उसी तरह इंडियन टेक्निकल एडवाइज़र दिया जा रहा था टू अफगान इंस्टीट्यूशन, स्कॉलरशिप दिया जा रहा था टू अफगान स्टूडेंट्स, फिर ट्रेनिंग दी जा रही थी सोल्जर, पुलिसमैन और पब्लिक सर्वेंट्स को। तो इस तरह से पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा इंडिया हेल्प कर रहा था अफ़गानिस्तान को। तो ये तो आपने समझ लिया जो इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अफ़गानिस्तान है उसमें, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको याद। जो अफ़गानिस्तान है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात है कि पहला पॉइंट है कि जो बैकग्राउंड है वो हमने समझा कि किस तरह अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया तालिबान ने, ठीक है। फिर दूसरा हमने समझा 4 गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, और जो कि US अफ़गानिस्तान डील से रिलेट करता है। उसके बाद हमने समझा अबाउट तालिबान हमने समझा कि वो जो पास्टो वर्ड है उसका अगर ट्रांसलेशन होगा तो वो एडुकेशन होगा। फिर हमने उसका कोल्ड वार कनेक्शन देखा, उसी तरह हमने समझा कि वो 1994 में आया। फिर उसके बाद हमने सरिया लॉ के बारे में समझा। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि जिस तरह से तालिबान का टेक ओवर हुआ वो हमने समझा। तो उसमें आपको ने समझा देवी शक्ति के बारे में, फिर जो UNSC का रिजोल्यूशन है उसके बारे में, ये सब आपको अपने नोट्स में डाल देना है, ठीक है। उसी तरह किस तरह से जो फंड्स डोनेशन दिए गए थे वो फ्रोज़ किया गया, ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिनो में हमने समझा ऑपरेशन सुकून के बारे में जो कि लेबनान का है, और उसके बाद ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है, ये आपका लिबिया का है, और उसी तरह फिर ऑपरेशन राहत जो कि है आपका यमन का, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्या क्या है इन अफ़गानिस्तान। तो उसमें हमने समझा पहले तो जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपका सलमा डैम हो गया, या पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गया, या जारांज डेलाराम हाईवे, ठीक है। उसके बाद मतलब हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जैसे एम्बुलेंस जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, बसेस, मेडिसिन, एंड लास्टली फिर हमने समझा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी कर रहा है इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, एजुकेशन से जो ट्रेनिंग्स हैं, इस तरह से ये हमने समझा। अब बात है कि उसके बाद जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंसर्न्स रिलेटेड टू टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान फॉर इंडिया। मतलब कि अब जो अफ़गानिस्तान है वो तालिबान के कंट्रोल में है, तो इससे बहुत ज़्यादा इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तो
कि लिमिटेशन ऑफ इंडियाज़ एग्जिस्टिंग अप्रोच। अभी तक इंडिया जो फॉलो कर रहा था पॉलिसी, वो जो मेन मोटो था उसका कि एन अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, ना कि कोई आउटसाइड पावर या मिलिट्री पावर कंट्रोल करे, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी चाहती थी इंडिया, और चाहती थी कि अफ़गानिस्तान के लोगों के पास पावर हो, जो कि नहीं हो पाया। तो अब इंडिया को अपना स्टैंड जो है वो चेंज करना होगा, और जो तालिबान है उससे भी बातें करनी पड़ेगी। तालिबान को अब वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते। अगर इंडिया ने तालिबान को वैक्यूम में छोड़ा तो मतलब कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल करेगा, यूज़ करेगा। तो ज़रूरी है कि इंडिया उससे कॉन्स्टेंटली डायलॉग करे, बातचीत करे। तालिबान को अनगाइडेड इंडिया नहीं छोड़ सकता। तो हमने देखा पहला पॉइंट है कि लिमिटेशन ऑफ इंडियाज़ एग्जिस्टिंग अप्रोच। दूसरा कि रिवाइवल ऑफ टेररिज्म। इंडिया जो है बहुत सारे थ्रेट फेस कर रहा है, जैसे कि हक्कानी ग्रुप, मतलब पाकिस्तान के कारण बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में और इंडिया के बाहर इंडिया को टारगेट कर रहा है। जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान टेक ओवर करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उस पर पड़ेगा। तो टेररिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा होगा, इंडिया को और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि थ्रेट टू फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया ने अफगानिस्तान में, और साथ में सॉफ्ट पावर टैक्टिक्स के थ्रू भी इंडिया अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था। लेकिन अब जब तालिबान टेक ओवर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया है अफगानिस्तान पे, उस पर भी थ्रेट है। और फ्यूचर इंडिया में तो थ्रेट है ही, जो एग्जिस्टिंग काम हो चुका है उसमें भी थ्रेट है कि अब इंडिया क्या करे। फिर चौथा पॉइंट है कि जो चाइना और पाकिस्तान है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अब यूएस जब निकला तो चाइना और पाकिस्तान चाहेंगे कि वो वहाँ घुस के तालिबान को कंट्रोल कर सके। तो इससे ऑफ कोर्स वो ये दोनों कंट्रीज़ जो है, चाइना और पाकिस्तान, दोनों एंटी इंडिया है और इंडिया के लिए एक थ्रेट है। तो ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव और जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर असर करेगा। जो नेक्सस है बिटवीन तालिबान एंड मतलब जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है उसके बीच में एक नेक्सस है जो कि इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है। पांचवा, परपेचुअल रीजनल अनस्टेबिलिटी। देखो, जो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया का रीजन है वो इंडिया और जो साउथ एशियन नेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वहाँ पे ये कांस्टेंट थ्रेट और सिक्योरिटी का इंस्टेबिलिटी रहेगा, ये पूरा जो देश है अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा, तो ऑफकोर्स बाकी देशों पे भी असर पड़ेगा। ठीक है। तो वो चाहे ड्रग ट्रेड हो, टेररिज्म हो, बायलैटरल और रीजनल ट्रेड है, वो हर चीज़ पे असर दिखेगा। छठा पॉइंट है कि ह्यूमन राइट वायलेशन। जो तालिबान का जो रूल रहा है पहले का, जो ओल्ड तालिबान था, उसमें देखा गया कि ह्यूमन राइट्स का, सिविल राइट्स का और सबसे ज़्यादा वुमेंस राइट पे असर पड़ा। वुमेंस को उनके कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। दे वर मोर लाइक, इट वाज मोर लाइक स्लेवरी फॉर द वुमेन। सो जो कि अब वापस जब तालिबान आ गया तो उस बात का डर है कि वुमेन का कंडीशन कैसा रहेगा। तो वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ राइट्स, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरा सब पे असर पड़ेगा। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या क्या कंसर्न है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। कंसर्न अगर देखो तो पहला तो है कि जो अभी का इंडिया का अप्रोच था उसका लिमिटेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो टेररिज्म है उसका रिवाइवल, फाइन। फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि फिनांस और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पे थ्रेट जो कि इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। चौथा पॉइंट कि पाकिस्तान और चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इन अफगानिस्तान, उसके कारण इंडिया को प्रॉब्लम होगा। फिर एक रीजनल इंस्टेबिलिटी भी होगी जो कि गड़बड़ है, फाइन। और छठा पॉइंट HR वायलेशन, मतलब कि वुमेन और माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन। तो ये आपका मेन नोट्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखते हैं अब पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल विद इंडिया। ये तो बात हमने समझ लिया थ्रेट का, लेकिन अब इंडिया क्या करेगा, क्या क्या ऑप्शंस है। पहला तो है कि बैकिंग ओनली अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि ये जो पॉलिसी है इंडिया अभी तक यही फॉलो कर रहा था कि बैक किया जाए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट। लेकिन अब तो वैसा पॉसिबल नहीं होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसका प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। पहला, प्रोज की गवर्नमेंट अलाइन विद इंडियन इंटरेस्ट एंड एक्यूमुलेटेड गुडविल इफ तालिबान रूल फेल्स, मतलब कि अगर तालिबान हट गया, ठीक है, तो ऑफकोर्स जो नई गवर्नमेंट आएगी वो डेमोक्रेटिक होगी और इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरा कि क्लैरिफाइंग इंडिया स्टैंड्स ऑन पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन इशूज़, मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ में भी जो इंडिया का प्रॉब्लम है ड्यू टू तालिबान वो भी कम हो जाएगा। तीसरा, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन इसका कौन है, मतलब कि गड़बड़ भी है ये, क्योंकि
जो डिटेरियोरेशन ऑफ इंडिया अफगान रिलेशन इफ तालिबान एस्टेब्लिशेस लास्टिंग रूल इन अफगानिस्तान, मतलब कि अगर जैसा कि दिख रहा है यही हो रहा है फिलहाल तो, कि तालिबान ही कंट्रोल कर रहा है अफगानिस्तान को, तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन है उससे है वो ख़राब होगा और चाइना और पाकिस्तान को चांस मिल जाएगा इस रीजन को कंट्रोल करने का। दूसरा कि पॉसिबल ऑफ हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट इंडिया इंक्लूडिंग टेररिस्ट थ्रेट, मतलब कि तालिबान जब इंडिया एक तरह से एंटी तालिबान स्टैंस दिखाएगा बाय सपोर्टिंग प्रो डेमोक्रेसी, तो ऑफकोर्स तालिबान के थ्रू बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्राई करेंगे इंडिया पे कंट्रोल करने का, अटैक करने का। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है इंडिया के पास, तो एक्सलरेट कॉन्टैक्ट्स विद तालिबान, मतलब कि इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द डेमोक्रेसी अब हम सपोर्ट करें तालिबान को टोटली, ठीक है। तो इसका क्या प्रोज एंड कौन सा है, पहला है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इंट्रा अफगान डायलॉग और नेगोशिएशन वो बना रहेगा, मतलब कि एक इंडिया को भी लेजिटिमेसी मिल जाएगी डायलॉग और डिस्कशन करने का इन अफगानिस्तान प्रोसेस, ठीक है। दूसरा कि प्लेटफॉर्म टू कन्वे इंडियाज़ कंसर्न रिगार्डिंग टेररिज्म, मतलब कि जो भी लगता है इंडिया का इशूज़ हैं जैसे माइनॉरिटीज़ का इशू हो गया या टेररिज्म या ह्यूमन राइट्स, तो उससे रिलेटेड भी बात करने का चांस मिलेगा, क्योंकि इंडिया अब टोटली अगेंस्ट तालिबान स्टैंड नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये तो प्रो हुआ, लेकिन कौन सा क्या है, क्योंकि पहला है कि हर्डल्स कैन बी पोस्ट बाय एंटी इंडियन फैक्शन प्रेजेंट इन द तालिबान, दूसरा पॉलिटिकल अपोजिशन विद इन इंडिया। पहला पॉइंट तो यही कि बहुत सारे फैक्शंस हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में, जैसे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के फैक्शंस हैं, फिर डेमोक्रेसी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थी उसका भी एक फैक्शन है। तो बात है कि जब इंडिया तालिबान को सपोर्ट करेगा तो हो सकता है बाकी जो फैक्शन है उनके तरफ से इंडिया का विरोध किया जाए। दूसरा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए एक इतने जो राइट्स हमारे पास है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के हम सपोर्टर हैं, तो ऐसा देश हम हैं, ठीक है। इंडिया एक ऐसा देश है, गांधी का देश है, तो फिर वो कैसे एक तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक वायलेंट ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है, बात वो आती है। तो एक तरह से अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स होंगे इंडिया में जो कि इस बात का अगेंस्ट हो, जो सपोर्ट ना करे ऐसे चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो हमने समझा। तीसरा ऑप्शन है कि वेट एंड वॉच अंटिल द केयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिवेल अ विनिंग साइड एंड वे इट्स ऑप्शन अकॉर्डिंगली, मतलब कि तीसरा ऑप्शन है कि वेट और वॉच करो कि ठीक है देखते हैं कैसा सिनेरियो होता है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग जस्ट नाउ वी विल वेट फॉर द राइट टाइम टू डिसाइड। तो इसका क्या होगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा दैट प्रोवाइड्स इंडिया एनफ टाइम एंड नॉलेज टू इंडियाज टेक स्ट्रेटेजिकली सिक्योर डिसीजन, मतलब कि फ़ायदा इससे ये होगा कि हमें टाइम मिल जाएगा, हम हड़बड़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, एक बैलेंस तरीके से डिसीज़न लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका गड़बड़ इसमें क्या होगा या कौन क्या होगा, तो कि डिनाइड इंडियाज़ रेलिवेंस एट द हाई टेबल वे अफगानिस्तान फ्यूचर इज बीइंग डिस्कस्ड, मतलब कि डिसीज़न अभी लिया जा रहा है, ठीक है, तो हमें भी तो डिसीज़न अभी लेना पड़ेगा ना। अब बाद में जाके कभी डिसाइड करोगे तो वो जो अभी का जो क्रूशियल टाइम है, अभी का जो डिस्कशन हो रहा है, जो हाई टेबल पे बातें चल रही हैं, तो वो तो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से वेट एंड वॉच का प्रॉब्लम है। तो बात है कि ये हमने समझ लिया। बात है कि वे फॉरवर्ड, मतलब कि आगे का रास्ता क्या दिख रहा है, वे फॉरवर्ड यही हुआ ना कि आगे का रास्ता क्या दिख रहा है। तो पहला है कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं इनफॉर्मल लिंक्स विद द तालिबान गवर्नमेंट, मतलब कि इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल लिंक हम लोग इनफॉर्मल होकर, मतलब बैकडोर के थ्रू तालिबान से बातें करते रहें और उनसे नेगोशिएशन करते रहें, ठीक है। दूसरा कि ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, मतलब कि इंस्टेड ऑफ, मतलब कि एक स्पेशल एम्बॉय बना सकता है इंडिया टू कंसिडर अपॉइंटिंग अ स्पेशल एम्बॉय डेडिकेटेड टू अफगान रिकॉन्सिलिएशन, ये एक तरह से दूसरा वे फॉरवर्ड है। तीसरा है कि डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया कर रहा था कि अफगानिस्तान को इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन या उस तरह से चीज़ें प्रोवाइड करने के बजाय सॉफ्ट पावर की तरफ या ह्यूमैनिटेरियन एड की तरफ इंडिया का ज़्यादा फोकस रहा है। तो डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन एड को कंटिन्यू करे प्रोवाइड करना। और देखा गया है कि अब तालिबान जो है खुद मानता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल एड और कंस्ट्रक्शन। तो तालिबान खुद चाहता है कि इंडिया जो भी काम कर रहा था उसको कंटिन्यू करे, ठीक है, ये भी सुनने में आता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो वे फॉर्म में आप ये लिख सकते हो कि एक डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन एड को जो इंडिया कर रहा था उसको कंटिन्यू करे।
चौथा ऑप्शन है कि वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, मतलब वे फॉरवर्ड में आप डालोगे कि वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, तो हम अपने जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके इंस्टेड ऑफ यूनिलैटरली इन्वॉल्व होने के बजाय हम मल्टीलैटरली जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कि ईरान हो गया, रसिया हो गया, दोनों के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है, ईरान के साथ भी और रसिया के साथ भी, तो हम दोनों से बातचीत करके उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ये भी एक अप्रोच है फॉर मूविंग वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो एक इससे वाइडर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव मिलेगा और कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझा वे फॉरवर्ड। लेकिन अब जो एक और पॉइंट है कि कैन तालिबान अचीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। देखिए, तालिबान ने तो कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, अब अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल तो तालिबान का रूल है, लेकिन क्या तालिबान को इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगा रिकॉग्निशन? तो बात है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लोग तो फर्स्ट हैंड रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, लेकिन बाकी देश भी हैं जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गए, इंडिया हो गया, तो क्या यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा उनको? तो देखा गया कि बहुत कम ही कंट्री जैसे कि पाकिस्तान हो गया जिसने रिकॉग्नाइज़ किया है गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक, लेकिन उनका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तालिबान कैन गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ मेरी मोर इंक्लूसिव लीडरशिप, मतलब कि अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तालिबान के लिए, जो उनको करना पड़ेगा। पहला है कि एक इंक्लूसिव लीडरशिप, उनको एक ऐसा गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा जो कि इंक्लूसिव हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, वुमेन हो, सबको इंक्लूड करके। दूसरा कि रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, जो हमारा इंटरनेशनल पूरा जो कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के थ्रू, यूएन का भी कुछ रूल है, तो ज़रूरी है कि अगर तालिबान जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको फॉलो करे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, डेमोक्रेसी को फॉलो करे, तो उसे रिकॉग्निशन मिलने में इजी होगा। तीसरा कि प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, मतलब कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान एक बेस बन जाए जहाँ से बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया को टारगेट करें, तो ये भी अवॉइड करना जरूरी है, तभी इनको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इस तरह से हमने समझा तालिबान रिकॉग्निशन। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, पहले तो हमने तो जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पहले हमने समझा कि जो कंसर्न हमने समझ लिया, उसके बाद अब था कि पॉलिसी ऑप्शन क्या क्या है इंडिया के लिए। तो हमने 3 पॉलिसी ऑप्शन पे बातें की। एक तो कि हम जो पहला ऑलरेडी था कि डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करेंगे, दूसरा कि तालिबान को सपोर्ट करेंगे जिसका मैंने डिस्कस किया, तीसरा कि वेट एंड वॉच पॉलिसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग ने डिस्कस किया, पॉलिसी ऑप्शन, इसका प्रो भी, इसका कॉन भी, ठीक है। उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड की बात की कि अगर तो आगे का रास्ता क्या है वो समझा हमने। या तो हम इनफॉर्मल लिंक बनाए, मतलब फॉर्मल के बजाय इनफॉर्मल तरीके से तालिबान से डील करते रहें। दूसरा ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ठीक है, ये समझा हमने। तीसरा कि डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन एड को कंटिन्यू करना, जो कि ऑलरेडी इंडिया कर रहा था, उसको कंटिन्यू करना। फिर चौथा पॉइंट था कि वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, मतलब जो बाकी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान में है जैसे कि ईरान या आपका हो गया रसिया, उनके थ्रू काम करना। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा एंड ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा। तो इस तरह से हमने ये समझा। तो कंक्लूज़न में यही बात है कि इंडिया नीड्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच टुवर्ड्स अफगानिस्तान, मतलब कि इसको आप शॉर्ट टर्म में नहीं देख सकते, ना कि यूनिलैटरली देखते, आपको मल्टीलैटरल पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखना पड़ेगा टुवर्ड्स अफगानिस्तान, जो कि वीव करेगा पॉलिटिकल, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डायमेंशन इनटू अ कोहर्ट होल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। तो इस तरह से हमने अफगानिस्तान के बारे में, मुझे लगता है अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में या मेंस में, आप आसानी से आंसर कर पाओगे। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया ये। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।